गुरुजी प्रणाम। आपका सफर ज्योतिष दुनिया पर कैसा रहा है? ज्योतिष में विगत 94 से मैं इस पर प्रयास कर रहा हूँ। लगभग 31 वर्ष मुझे हो गए। सबसे ज्यादा सवाल किस विषयों पर आपसे पूछा जाता है? पारिवारिक जीवन को लेकर के समस्याएं आती हैं। अगर कुंवारे हैं तो लव अफेयर्स में देख, उसके बाद वो है उनकी व्यापार से संबंधित। हम कैसे पैसे बना सके या कितना मुझे इच्छा रखना चाहिए? कमाई की कोई तुलना नहीं है, व्यक्ति को कहीं संतोष नहीं है। आपको जाना था इस दिशा में, आप चले गए हो इस दिशा में। कि राहु उसका उच्च का है, वह जाकर के सोशल मीडिया में काम भी कर सकता है, वह जाकर के राजनीति में काम कर सकता है, वह कपड़े की दुकान खोल के बैठा है और सफल नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है कि किस समय एक ज्योतिष से सलाह करनी चाहिए? क्योंकि माता पिता को कभी भी बच्चे की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। I am a God, you are a God, everybody God, everyone God. I am not this body, I am a soul, I am a soul, I am a soul. 1.5 लाख कुंडली आपने देखी हैं। सबसे ज्यादा सवाल किस विषयों पर आपसे पूछा जाता है? वो सवाल क्या होता है, उसमें समस्या क्या रहती है अगर किसी को समस्या रहती है तो? देखिए, सबसे ज्यादा पारिवारिक जीवन को लेकर के समस्याएं आती हैं। पति पत्नी के बीच में जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, पति पत्नी के विचार नहीं मिल रहे हैं, लव अफेयर्स में दिक्कत आ रही है। और उसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक अगर पूछा जाने वाला मुझसे लोगों का है तो वो है उनकी व्यापार से संबंधित, रोजगार से संबंधित। इससे संबंधित दो विषय एक ऐसे हॉट टॉपिक जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा इसके लोग मेरे पास आते हैं। ये दो विषय सबसे ज्यादा पूछने के होते हैं। आजकल लगभग सब कोई चाहते हैं जी। अगर आप किसी से पूछेंगे, किसी को अपने स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश रहती है और पैसे को तो लेकर लगभग सबका एक मन में सवाल होता है कि हम पैसे बना सकें। तो मेरा सवाल यहाँ पर दो चीज़ें हैं, क्योंकि हम एक नॉर्मल जो ज़िंदगी जीते हैं हमें सिखाया गया है कि आप मेहनत करोगे तो आपके पास पैसे आएंगे, लेकिन ज्योतिष शास्त्र उसको और भी गहरे पे चीज़ों को ले जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि एक आम इंसान जैसे मैं हूँ और मुझे अगर धन कमाना है या कितना मुझे इच्छा रखना चाहिए, और अगर उसको कमाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से देखिए, सबसे पहली बात कितना कमाना चाहिए। कमाई की कोई तुलना नहीं है, व्यक्ति को कहीं संतोष नहीं है। आज व्यक्ति के पास 1 करोड़ आ जाए, सोचता है 1 करोड़ आ जाए मैं जीवन अच्छे से जी लूंगा। 1 करोड़ आने के पहले या 80-90 लाख आता, सोचता है मैंने तो 5 करोड़ सोचा था। जब 4-4.5 करोड़ के पास पहुंचता है तो 25 करोड़ की सोचता है। तो व्यक्ति का अथाह है, व्यक्ति की जो खोपड़ी है ना, ये जो नर खोपड़ी है, इसमें तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रक्त रही, कभी भर नहीं सकती है। पहला प्रश्न उठता है। दूसरा प्रश्न उठता है कि किस व्यक्ति को किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। देखिए, एक बात को ध्यान रखना, व्यक्ति अगर सही डायरेक्शन में, सही दिशा में अगर सही प्रयास करेगा तो 100% वो सफल हो जाएगा। कि व्यक्ति अगर कई बार मेरे पास जा आता है, उसका पता पड़ रहा है कि राहु उसका उच्च का है और राहु उसका उच्च का है, राहु का प्रबल है, और वह उसको संबंधित व्यापार करना चाहिए। संबंधित व्यापार क्या होता है? तेल तिलहन का काम करे, ऑयल का काम करे, वह जाकर इसमें सोशल मीडिया में काम भी कर सकता है, वह जाकर के राजनीति में काम कर सकता है, वह कपड़े की दुकान खोल के बैठा है और सफल नहीं हो रहा है, परेशान होके आया। वो तो 10 साल कपड़े में लगा दी, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, कर्जे में डूब गया। तो गलत डायरेक्शन में काम कर रहा था, उस डायरेक्शन में उसको उन्नति थी नहीं जिस डायरेक्शन में उसने प्रयास किया। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ, एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाके पहले अपनी दिशा और दशा चेक करवा लो कि हमारी दिशा और दिशा अनुकूल है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मुझे किस क्षेत्र में व्यापार करने से ज्यादा लाभ होगा। अगर इसके अकॉर्डिंग लोग काम करें तो निश्चित तौर पर सफलता पाएंगे, ये सुनिश्चित है। और अगर इसके विपरीत काम करेंगे तो सफलता में नो डाउट उनको दिक्कतें आएंगी। माँ बाप जो होता है वो बच्चे को कह देते हैं कि भाई तुम ये फलाना कोर्स करो, और यूजुअली बच्चा जो है वो उसी कोर्स और उस पर करता है। तो आपको क्या लगता है कि किस समय एक ज्योतिष से सलाह करनी चाहिए जहां पर वो अपने करियर का बेस्ट डिसीजन ले पाए? देखिए, यहाँ पर मैं कहता हूँ, बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो जन्म के समय ही उसकी कुंडली दिखवाना चाहिए। कहीं मूल में तो पैदा नहीं हुआ, कहीं पर किसी प्रकार का दोषपूर्ण कुंडली तो नहीं है, उसका समाधान तुरंत किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बात को जरूर कहता हूँ कि माता पिता को कभी भी बच्चे की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए?
उसके पीछे कारण उस माता पिता ने देखा फलाने का बेटा डॉक्टर है, बहुत अच्छा कमा रहा है, मेरा बेटा भी काश डॉक्टर होता। माँ ने देखा डॉक्टर हो, पिता ने देखा नहीं साहब, फला रामचंद्र का बेटा, मेरा दोस्त का बेटा तो इंजीनियरिंग बहुत अच्छी कर रहा है, वो सिविल इंजीनियर बन गया और PWD में जॉब लग गया, EE बन चुका है, वो तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन चुका है, मेरे बेटे को इंजीनियर बनना चाहिए। लेकिन कभी ध्यान रखिएगा, हमेशा हर व्यक्ति में अपनी एक क्वालिटी होती है। जन्म के समय ही वो व्यक्ति अपनी डेस्टिनेशन फिक्स करके आता है, पैदा होते ही उसकी डेस्टिनेशन फिक्स होती है। अगर उस दिशा में जाएगा तो सफल होगा। उदाहरण के लिए नंदन वन में गुलाब का फूल खिला हुआ था। गुलाब के फूल की चर्चा बिना पर्चा बिना खर्चा के चारों ओर फैल रही थी। जो भी व्यक्ति आता गुलाब के फूल की तारीफ करता, गुलाब की खुशबू की तारीफ करता। लेकिन उसके ठीक बगल में मोगरे की कली खिल रही थी। मोगरे की कली ने सोचा काश मैं भी गुलाब होती तो लोग मेरी भी चर्चा करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते। लेकिन मोगरे की कली नादान थी, ना समझ थी। वो ये नहीं जानती थी मेरी भी अलग एक खुशबू है, मेरी भी अलग पहचान है, मुझे अपने जैसा बनना चाहिए। लेकिन मोगरे की कली थी, नादान थी, बच्ची थी, बालक थी। उसने अपनी पूरी ताकत, पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा गुलाब बनने में लगा दी। मैं आपसे पूछता हूं सागर भैया, मोगरे की कली कभी गुलाब बन सकती है? नहीं। लेकिन जो एनर्जी, जो शक्ति, जो ताकत, जो ऊर्जा जो उसको खुद को बनने में लगानी थी, वो उसने दूसरों के जैसा बनाने में लगा दी। दूसरे के जैसा तो कभी बन नहीं सकते थे, खुद के जैसे भी बन नहीं पाए। इसीलिए कहता हूं माता पिता कभी थोपे ना कि बेटा ये बनो। बेटे के अंदर की योग्यता को समझें, उसकी काबिलियत को समझें, जो उसके अंदर काबिलियत उसको वो बनाने की कोशिश करें। ज्योतिषी के पास जाएं, अच्छे ज्योतिषी के पास पूछें इस बेटे की कुंडली में क्या योग बन रहा है। उसने देखा साहब लग्न का मंगल है, इस बच्चे को तो IPS अधिकारी बनाओ, इसको UPSC की तैयारियां कराओ, बस अब डॉक्टर इंजीनियर भूल जाओ, आप उसको कहाँ बनाइए, UPSC की तैयारी करी। तो निश्चित तौर पर डेस्टिनेशन फिक्स होती है। इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति की जो है एक अच्छे ज्योतिषी के पास एक बार जन्म के समय ही फलादेश के लिए पहुंच जाना चाहिए। गुरुजी, आपने ना अच्छे ज्योतिषी का 2-3 बार जिक्र किया। आजकल ना जो मैं एक आम तौर पर, जो एक आम नागरिक के जैसे मैं चीज़ों को जब मैं बाहर से देखता हूँ, तो मुझे ना एक हमेशा से मेरे मन में दुविधा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी ज्योतिषी के पास जाऊँगा, वो जो भी चीज़ें हैं वो अध्ययन करके मेरे बारे में बताएगा। एक जो आता है ना, वो आता है कि आखिरी में कोई ना कोई एक ऐसे रत्न के बारे में बताया जाएगा जिसको मुझे पहनना होगा। इसमें 2 सवाल उठता है। एक तो मेरे मन में वहीं पर फिर से एक द्वंद्व उठ जाता है कि क्या ये ज़रूरत है या फिर एक मुझे अगर जस्ट लाइक अ बिजनेस, हाँ, या फिर मुझे बेचा जा रहा है। अगर मैं एकदम स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो क्या वो मुझे बेचा जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर फलाने रत्न पहनने से ही अगर वो होगा और मैं एफर्ट नहीं कर पा रहा हूँ मेरे पास, क्योंकि चलिए मैं तो हूँ, ऐसे सब लोग, बहुत लोग जाते होंगे जिनके पास वो उतनी आर्थिक शक्ति नहीं होती होगी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तुरंत आ जाता है कि कुछ ना कुछ रत्न दिया जाएगा और वो रत्न पहनने से वो ठीक होगा। अच्छा, रत्न पे का भी असली और नकली का एक अलग ही सवाल है, लेकिन पहले इसके बारे में बताएं कि तो अच्छे ज्योतिषी का मैं कैसे उसको पहचान करूं। मैं अच्छे ज्योतिषी और अच्छे डॉक्टर की डेफिनेशन अगर हम करते हैं तो उसको ऐसे समझना सागर भैया कि एक डॉक्टर के यहाँ 10 साल तक, 5 साल तक, 2 साल तक, 1 साल तक कंपाउंडर रह के एक लड़के ने इंजेक्शन लगाना सीख गया, दवाई देना सीख गया, बुखार नापना सीख गया, BP नापना सीख गया, शुगर चेक करना सीख गया, और उसने बाजार से कहीं से भी BMS वगैरह की डिग्री की व्यवस्था की और गांव में जाकर के डॉक्टर फलाना प्रसाद दिखाना चालू कर दी। एक होता है प्रॉपर MBBS MD करके पढ़ाई लिखाई करने वाला होता है, पहली बात। दूसरी बात आती है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, 10-25 उन्होंने पॉडकास्ट देखे और वो अपने आप को ज्योतिषी लोगों को सलाह देना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहता हूँ नीम हकीम खतरे जान। दूसरी बात यहाँ पर मैं कहता हूँ वो बहुत मस्ट है कि, और एक ज्योतिषी जो विगत कई सालों से अध्ययन कर रहा हो, लगातार सतत प्रयास कर रहा हो, लगातार लोगों की सेवा में लगा हो, तो अपने आप समझ में आ जाता है कि व्यक्ति का अनुभव बोलता है। कई जगह व्यक्ति जब करते करते किसी चीज को अधिक वर्ष हो जाते हैं, तो अच्छी ज्योतिषी की एक डेफिनेशन। दूसरी बात जो आपने कही कि व्यक्ति जनरली स्टोन पहना देता है, तो आपको बता दूं जानकारी के लिए सागर भैया, हिंदुस्तान का एक इकलौता ज्योतिषी मैं भी कह लूंगा अपने आप को, तो बड़ी बात नहीं होगी, जिसने आज तक किसी को रत्न प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं दिया है।
क्या बात कर रहे हैं? आज तक किसी को रत्न प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया। जबरदस्ती कोई व्यक्ति आए बोले नहीं साहब हम रत्न तो बताओ ही, तो देखा साहब गुरु तुम्हारा गड़बड़ हो रहा है, पुखराज पहन लो, क्रोध ज्यादा आ रहा है मोती पहन लो, दिमाग बिल्कुल नहीं एकाग्र हो रहा है, नहीं सही चल रहा है, आप पन्ना पहन लो, तुम यश मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो तुम माणिक पहन लो, धन की बहुत दिक्कत आ रही हो, शनि आपका स्थिति में है तो आप नीलम पहन लो, तो लोगों को सजेस्ट करूंगा, अन्यथा मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करता। और मैंने देखा आपने भी कुछ ग्रहण नहीं किया हुआ है, और ये बात जब आपने कहा तो मैंने इस पर ध्यान दिया जी। और ये बहुत सरप्राइजिंग है। दूसरी बात आदरणीय सागर भैया बात आती है कि व्यक्ति को एक चीज को ध्यान रखना, डॉक्टर के पास व्यक्ति कब जाएगा, जब बीमार होगा, और डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर आपकी बीमारी को डायग्नोस करने के बाद वो दवा तो जरूर लिखेगा कि साहब ये दवा आपको खानी है, एम्प्टी स्टमक आपको पेंटाप्राजोल खाना है, आपको पेंटोसिड खाना है, आपको बीडी आपको ये दर्द की दवाई खाना है, ये टीडीएस खाना है, आपको नाइट में खाना है, वो प्रिस्क्रिप्शन करेगा, लेकिन वो ये कभी नहीं लिखता कि इस मेडिकल से ही लेना, जहां लेना हो ले लो। तो वो वाली बात है, ज्योतिषी के पास जाकर ज्योतिषी आपकी बीमारी को देखकर आपको प्रिस्क्राइब तो करेगा ही कुछ ना कुछ उपाय, कि आपको चालीसा का पाठ करना है, आपको इस पूजा को करना है, आपको इस हवन को करना है, इसकी आपको भक्ति करना है, ये जाप करना है, आपको ध्यान करना है, आपको योगा करना है। लेकिन जहां तक जो आपने स्टोन वाली बात कही, इस पर वाकई बिल्कुल आज की डेट में बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है, जो मैं 100% आज तक ना किया हूं, ना करता हूं, ना ही फ्यूचर में कभी करूंगा। और फिर उसके बाद स्टोन में भी आगे और दुविधाएं कि ये असली रत्न है, नकली है, ये है, तो वो एक अलग ही प्रकार की दुविधाएं हैं। उसके वजह से कई बार ना इन पूरे फिलॉसफी पे ही, मतलब अगर हम मानना भी चाहें, जानना चाहें, या फिर हम उनको ढूंढना भी चाहें, खोजना भी चाहें, तो कई बार हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि मन में ऐसा लगता है कि अंततः सारा समाधान वही एक चीज, एक पैरासिटामोल पे ही लिखा होगा। मजेदार बात तो ये है सागर भैया कि लोग जब आप मेरे पास आए, जब आप मेरे पास आए तो आने के बाद में आप परेशानी में आए थे, आर्थिक परेशानी थी, मैंने आपको लिख दिया कि जग आप माणिक पहनिए, अच्छा पता पड़ आप आर्थिक स्थिति में कर्जे में आए थे मेरे पास, 1.5 लाख का मैंने पत्थर आपको लिख दिया। तो व्यक्ति और दुविधा में आ जाता है। एक आपने बोला ना कि इनका पूजा, इनका हवन करें, एक मेरे मन में हमेशा से सवाल होता है, मेरे घर का जो पूजा स्थल है वहाँ पर एक से ज़्यादा तस्वीर मेरी जो धर्मपत्नी है उन्होंने रखा हुआ है। मेरे मन में भाव आता है कि मैं हनुमान जी की भक्ति करूं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे देखता हूँ ना, तो मेरा मन विचलित हो जाता है। अभी जब जन्माष्टमी आए तो गोपाल जी की वहाँ पर मूर्ति रख दी गई, आप वास्तु भी देखते हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमको कैसे पता चले कि हमें किस इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए, और क्या मैं जैसे कि मुझे लगा कि हनुमान जी की मुझे भक्ति करनी है तो मैं उन्हें रखा, और दूसरी जो तस्वीर, जैसे जब त्योहार आते हैं तो फिर उस समय दूसरे तस्वीर को रखना, फिर उसके बाद उनको वहां से विस्थापित करना भी अपने आप में एक समस्या होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो मित्र, मैंने आपने क्वेश्चन किया और उसी में आपने आंसर दिया, फिर उसमें क्वेश्चन किया, तो मैं उसको क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए, आप अगर मान लीजिए कोई भगवान हनुमान जी को मानते हैं और वहाँ पर गणेश जी भी रखे हैं, दुर्गा माता भी रखी हैं, वहाँ पर शिव जी भी रखे हैं, आपका ध्यान कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, आपका इधर उधर भटकाव होता है। मैं आपसे बात कहता हूँ, सबसे पहली बात तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी श्रद्धा में गड़बड़ी है। सबसे पहली बात, आपको अर्जुन की तरह मछली की आंख दिखना चाहिए। आप जब वहां बैठे, जब आपकी जिसके प्रति श्रद्धा है, जिसके प्रति आस्था है, जो आपके इष्ट है, जो आराध्य, जिसकी भक्ति आपके अंदर रची पची है, आपको सिर्फ वही दिखना चाहिए, बाकी कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर इतने देवी देवता बैठे हैं तो सबको नमन करो और प्रणाम करो, लेकिन आपको जिस पर्टिकुलर पर ज्यादा श्रद्धा है उसकी आप आराधना करिए। दूसरी बात। तीसरी बात, जो आपने कहा कि भैया गणेश आया तो 9 दिन तक गणेश जी को विराजमान किया, 10वें दिन जाके विसर्जन कर दिया। दुर्गा जी का टाइम आया नवरात्रि का, दुर्गा माता को विराजमान किया, 10वें दिन जाकर के उनको विसर्जन कर दिया। तो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव हो जाता है 9 दिनों में। जब हम 10वें दिन विसर्जन करते तो हमारी आस्था में कहीं ना कहीं आघात लगता है। तो मैं एक बात कहता हूँ, ऐसा करने की अपेक्षा उनकी एक प्रॉपर विधिवत मूर्ति रख लो, आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवा लो, उसकी भक्ति करो। इस प्रकार से मैं भी इस बात का सहमत कई बार नहीं होता हूँ। अक्सर हम पूजा के कमरे जो होते हैं उसको हम ऐसा रखते हैं कि सामने में, मतलब जहाँ पर वो आराम से दिख सके। मैंने देखा आजकल घरों पर ऐसा बनाया जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान अगर करना है तो मुझे एक कोना चाहिए, एक अलग से कमरा चाहिए
जहाँ पर मैं ध्यान में बैठ सकूँ। तो इसका सही क्या स्थान होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरे घर पर जो है, वो उस घर पर बच्चे खेल रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो मैं ध्यान नहीं लगा पाता। लेकिन कहा जाता है कि एक घर पर एक से ज़्यादा पूजा स्थल भी नहीं होना चाहिए। तो इसका थोड़ा-सा बताइएगा? देखिए, डिपेंड करता है हुँ। कि क्यों नहीं ध्यान लगता है। हुँ, उसके हुँ। पीछे बच्चे उधम कर रहा है, ये रीजन नहीं हो सकता है। ओके। मेहमान आ रहा है, इसका रीजन नहीं हो सकता है। हुँ। टीवी चल रही, उसका शोरगुल हो रहा है, वो रीजन नहीं हो सकता। रीजन क्या हो सकता है? आप किस जोन पर बैठे हैं? हुँ, अगर नॉर्थ ईस्ट में बैठे हैं, दिस इज हुँ। ए वाटर एलिमेंट। ओके। अगर आप साउथ ईस्ट में बैठे हैं, हुँ, फायर एलिमेंट। हुँ, हुँ। अगर आप साउथ वेस्ट में बैठे हुए हैं, इन द सेंस पृथ्वी, ओके। यू नो। आप अगर जाकर के वाइब में बैठे हुए हैं, हुँ, वाइब इन द सेंस वेस्ट नॉर्थ में बैठे हुए हुँ, हैं, हुँ। ये वायु, हुँ, हुँ। यू नो, हुँ, हुँ। आपका एयर एलिमेंट हो गया। तो आप अगर गलत जगह पर बैठेंगे, आप अर्थ में मत बैठिए, हुँ। आप फायर में मत बैठिए, आप एयर में मत बैठिए, वाटर एलिमेंट पे बैठिए। नॉर्थ ईस्ट जोन में बैठ करके आप अगर पूजा करेंगे, आपका ध्यान लगेगा, एकाग्र होंगे, आपकी भक्ति अपने आप अंदर से उमड़ेगी। आपका श्रद्धान जो 10 मिनट पूजन करने का था, अपने आप आधा घंटा तक कब भक्ति करते रहोगे पता नहीं चलेगा। इसलिए डिपेंड करता है उस जोन पर आप पूजन करें जो देव का स्थान है। महाराज जी, वो जो जगह है, अगर वो सब आना-जाना कर रहे हैं, ध्यान कैसे होगा वहाँ पर? ध्यान में लगाने के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं है। हुँ। आज मैं ध्यान लगाता हूँ रोज। हाँ, हाँ। आज विगत 20 साल से अधिक हो गया मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ। अब मेडिटेशन करने के लिए कई बार बहुत सारी स्थितियां बनती है। हाँ, मैं हाँ। प्लेन में हूँ और हुँ, मुझे ध्यान करना है। हुँ, कई हुँ, बार मैं ट्रेन में हूँ, हुँ, कई बार मैं कार में हूँ, हुँ, कई बार मैं ट्रेवल में हूँ। तो हुँ, ऐसी कंडीशन में भी मैं बैठ करके ध्यान लगा लेता हूँ। ध्यान लगाने के लिए ये 2 हेडलाइट है हमारी, ये दोनों लाइट को बंद कर दो। ये दोनों खिड़कियां हैं, खिड़कियों को बंद कर दो। ये आपका मेन गेट है, इस गेट को बंद कर दो। हुँ, हुँ, समझ पा रहे हैं आप मेरी हुँ, बात को? हुँ, और बिल्कुल ध्यान एकाग्र करके अपनी सांसों पर ध्यान दो। हर आती जाती सांस पर अगर आप ध्यान देंगे तो 100% कितना भी बाहर बैंड भी बजेंगे, आपको हुँ, पता ही नहीं चलेगा। एक बार आज से आप दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, हुँ, आपसे भी कहना चाहूंगा, जिसकी ज्यादा सांस चलती है उसका उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता हुँ, है। हुँ, हुँ। नंबर 1, हमेशा श्वास को लंबी लें, लंबी छोड़ें, थोड़ा रुक-रुक के लें, रुक-रुक के छोड़ें। बार-बार जल्दी-जल्दी श्वास होगी तो एकाग्र नहीं होंगे। एकाग्र में बैठें, श्वास को लंबी लें, होल्ड कर लें थोड़ा, धीरे-धीरे छोड़ें, फिर श्वास को लें, उस श्वास में देखें कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, ध्यान वहाँ एकाग्र करें। फिर अपने उसी एकाग्रता में अपने इष्ट और आराध्य को ध्यान करें। विश्वास के साथ कहता हूँ, बाहर बैंड बाजे भी बजेंगे, पता नहीं चलेगा। कई बार हम अपने आप को वो एक्सक्यूज़ देते रहते हैं, शायद ये हो जाए तो करूँ या इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं कि दरअसल अंदर है समाधान उसके, मैं बाहर हम ढूँढते रहते हैं उसका। एक मुझे भजन याद आता है, हुँ, हुँ। शिवानंद जी किसी महाराज का है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उनका। आई एम अ गॉड, यू आर अ गॉड, एवरीबॉडी गॉड, एवरीवन गॉड। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल, आई एम अ सोल, आई एम अ सोल। तो जो हम अगर अपने अंदर भगवान बाहर मत खोजिए, अंदर विराजमान है। जिस दिन हम अंदर अपने अंदर खोजना शुरू कर देंगे, उस दिन अपने आप ध्यान की अनंत गहराइयों में पहुंच जाएंगे। गुरुजी, नियति, डेस्टिनी, अब जैसे हम एक आपने कहा जैसे एक बच्चे है उसका अगर आप उसी समय ज्योतिष से दिखाएं तो समझ में आता है कि उसकी गति कहाँ लिखी हुई है, किस तरीके से जाता है। लेकिन हम जो हैं, हम अपनी कोशिश से, हम अपने पुरुषार्थ से, जो मैं ये मानकर चलता हूँ कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ज्योतिष, क्योंकि हम एक तो वेस्टर्न साइंस और ज्योतिष साइंस के बीच में हम कभी ये मानते भी हैं अपने सुविधानुसार, कभी उसको नकार भी देते हैं। अब एक हमने सुना है कि मेहनत करोगे वो होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या मैं वो नियति को, अपनी जो डेस्टिनी है, जो भी लिखी होगी मेरी, मैं नहीं जानता आज के समय में कि मेरी क्या डेस्टिनी है। मैं तो उस धार के साथ बहे जा रहा हूँ, जो मेरे मन में जो भावनाएँ आ रही है उस हिसाब से मैं करे जा रहा हूँ। कुछ भी कर लें, क्या हम अपने नियति की ओर ही बह रहे हैं, या कई बार हम अपने आप को
अपने पुरुषार्थ से हम नई नियति बना सकते हैं, या फिर हम अपने गलत कर्मों से जो एक अच्छी नियति थी, हम गलत नियति की ओर चले जाते हैं? कैसे होता है ये? आप अंधेरे में जा रहे हैं, रास्ता उबड़ खाबड़ है, खाइयां हैं, सांप हैं, बिच्छू है, आप बड़े जा रहे हैं, कोई भी डस सकता है, खाई में गिर सकते हैं। ज्योतिषी क्या करेगा, आपको ना तो आपको रास्ते को हाईवे बनाएगा, ना गड्ढों को भरेगा, सिर्फ एक आप हाथ में टॉर्च दे देगा। अंधेरे में जा रहे दिखेगा सामने सांप है, बच के जाना है, खाई है, बच के जाना है। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है। डेस्टिनी में क्या होता है कि अकाल मृत्यु भी आपने सुनी होगी, अकाल मौत भी हो जाती है। आपकी आयु आप 60 साल की लिखवा के आए थे, और 20 साल में किसी ने गोली चला दिया आपके ऊपर, जहर कुमानी हो गई, मृत्यु हो गई। तो ऐसी भी स्थितियां आती हैं। तो ऐसी स्थिति परिस्थितियों से बचने के लिए निश्चित तौर पर आपको आपकी सही डेस्टिनेशन पर जाने के लिए और बिल्कुल आरामदायक डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए, ट्रेन में जाएंगे दिल्ली रायपुर से 24 घंटे भी लगेंगे, और फ्लाइट से जाएंगे तो 1 घंटा 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो जो ज्योतिषी के पास जाने का मतलब है, इन द सेंस जो अब 24 घंटे में आप दिल्ली पहुंचने वाले थे, वो अब आप 1 घंटा 20 मिनट में पहुंच जाओगे अपनी डेस्टिनी पर। तो वहां पर पहुंचने इसीलिए कहते हैं कि एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाना बहुत आवश्यक है। अच्छा ज्योतिषी का मतलब मेरा क्या है कि एक जो व्यक्ति अनुभवी होगा, जो व्यक्ति जिसके पास जाओ, आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं सब कुछ बता देगा, समझ में आ जाएगा। जब आप उसके ऑरा में जाओगे, उसका ऑरा ही बता देता है कि इसके अंदर कितना ज्ञान है, अपने आप आपको वो कर देगा। इसलिए कहता हूं अपनी डेस्टिनी को सही तरह से मंजिल पर पहुंचने के लिए एक अच्छे व्यक्तित्व के पास जाना आवश्यक है। गुरुजी, आप फेस रीडिंग भी करते हैं। फेस रीडिंग कैसे मतलब क्या-क्या चीज़ें हमको फेस रीडिंग से समझ में आ जाता है? हम किस हद तक चीज़ों को बता सकते हैं, समझ सकते हैं? सागर जी, एक 30 सेकंड की व्यक्ति की फेस रीडिंग करना, सागर जी का ओनली फॉर 30 सेकंड में चेहरे को देखूंगा, उस 30 सेकंड में व्यक्ति के व्यक्तित्व को सब कुछ बता दूंगा। पहली बात तो व्यक्ति का पता चलता है कि उसकी आंखों की बनावट कैसी है, उसकी नोज की बनावट कैसी है, आईब्रोज किस प्रकार से जा रहे हैं, माथा कितना उच्च का है, उसके होंठ कैसे जा रहे हैं, उसके कान कैसे हो रहे हैं, ये चीज, इसकी चिक कैसे है। तो इन चीजों को, लिप्स आदि को देख करके उसके बारे में अपने आप पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। फेस रीडिंग के साथ साथ में इसी से इंटरकनेक्टेड है, उसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज भी व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता देती है। तो जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है कुंडली दिखाने को, जब मैं उस कुंडली देख करके, हस्तरेखा देख करके, पैर की रेखा देखकर, गोचर को देखकर, चेहरे को देखकर, कुंडली को देखकर, तो हर विधाओं से उसको देखता हूँ। और हर विधाओं से देखने के बाद जब उसके बारे में फलादेश करना चालू करता हूँ, तो बहुत चीजें वो हमसे छुपा लेता है कि नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्यों? उसके पीछे उसके घर वाले बैठे हैं, माता पिता बैठे हैं, उसके भाई बहन बैठे हैं, और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो वो छुपा लेता है। और कई बार ध्यान रखिएगा, अब डॉक्टर के पास अगर जाएं, डॉक्टर ने आपको पेट पर हाथ रख के बोला आपको गैस बनती है क्या, आपको बनती हो, आप बोलोगे नहीं बन रही है, तो डॉक्टर आपको पेंटोसिड लिखेगा ही नहीं। ध्यान रखिएगा। तो वो ही हमारे पास है। तो हम व्यक्ति को फेस रीडिंग के माध्यम से एक विदिन मिनट व्यक्ति को पहचान लेते हैं, और फिर ऑरा भी देख लेते हैं, उसका माहौल भी देख लेते हैं, उसके हिसाब से उसको प्रेडिक्शन करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये फेस रीडिंग बहुत गहरा विषय है, और मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में आना चाहता हो या नहीं आना चाहता हो, फेस रीडिंग और बॉडी लैंग्वेज जरूर सीखना चाहिए, ताकि किसी के साथ व्यापार करे, कुछ काम करे, तो उसको पता चल जाए सामने वाला व्यक्ति कैसा है। या क्या हम उसको पूरी भविष्य वगैरह भी हम देख सकते हैं? व्यक्ति का सबसे पहले पता चलता है इसका स्वभाव कैसा है, इसका नेचर कैसा है, इसकी बॉडी की तासीर कैसी है, एक गर्म मिजाज का है कि ठंडे दिमाग का है, यह व्यक्ति उतावलापन है या धैर्य ठहराव है, इसके अंदर बातों में उथलापन है या इसके बातों में गहराई है, इसकी बातों में हवा हवाई है या इसकी बातों में अर्थ एलिमेंट अटैच्ड है। फेस रीडिंग से पता चलता है। फेस रीडिंग से पता चलता है कि ये व्यक्ति कितना विश्वसनीय है, कितना धोखेबाज है। फेस रीडिंग से पता चलता है कि ये व्यक्ति फ्यूचर में क्या करने वाला है, वर्तमान में क्या कर रहा है। फेस रीडिंग से ये पता चलता है कि वो इंटरनली क्या सोच रहा है इस समय वर्तमान में, यहाँ बैठे बैठे भी उसके दिमाग में क्या सोच चल रही है, ये फेस रीडिंग से। ऐसी फेस रीडिंग से टोटल देखा जाए तो 28 चीजों का विदिन मिनट पता चल जाता है। मेरे बारे में क्या पता चल रहा होगा?
निश्चित तौर पर आपके विषय में वैसे ऑन कैमरा बताना नहीं चाहिए, फिर कुछ हल्की आप फुल्की बातें बता जरूर सकते हैं। बताना हाँ। चाहूंगा। पहली बात तो आपके अंदर शुक्र प्रधानी जातक हैं। हाँ, हाँ। शुक्र प्रधानी जातक जो होते हैं, आपके जैसे व्यक्तित्व के धनी जो जातक होते हैं, उनको गीत संगीत प्रेमी होते हैं, हम्म, उनको म्यूजिक लवर होते हैं, हम्म, और बाथरूम सिंगर भी इनको कहा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरी बात, ऐसे जातक को परफ्यूम सुगंधित चीजों का बड़ा शौक होता है। ऐसे व्यक्ति साबुन, शैम्पू जैसी चीजों में बदलाव पसंद करते हैं। आज डब लिया तो कल सनसिल्क लेंगे, तो परसों जाकर लोरियल लेंगे। ऐसे व्यक्तित्व की एक और पहचान होती है, ऐसे व्यक्तित्व कपड़ों के प्रति बहुत चूजी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पर्टिकुलर उनको वैसे ही कपड़े पहनना है। हाँ। तीसरी बात, ऐसे व्यक्ति के साथ में सबसे बड़ी खास बात होती है, बहुत बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। ये सारी फलादेश मैं आपका कर रहा हाँ, हाँ। हूँ शुक्र के कारण। ऐसे व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, उनकी सोच बहुत बड़ी होती है, छोटी सोच ही नहीं होती है। मकान लेंगे तो बड़ा लेंगे, घर लेंगे तो बड़ा सोचेंगे, कार होना तो ऐसी होना, गाड़ी होना तो ऐसी होना, कहीं पर भी जाएंगे तो उठेंगे तो उनका उठने का, बैठने का, चलने का, खाने का, पीने का, हर चीज का, बोलने का, हर चीज का तरीका बिल्कुल अन्य व्यक्तियों से अलग से झलकता है। ये शुक्र और चंद्र की विशेषता है। तो शुक्र और चंद्र प्रधानी है आप। दूसरी बात, राहु आपका नीच का दिखाई दे रहा है। फेस रीडिंग से बता रहा हूँ, राहु आपका नीच का दिख रहा है। आप हमेशा तीन तरफा, एक तरफा इनकम से कभी संतुष्ट नहीं होंगे, तीन तरफा इनकम पर विश्वास करेंगे। एक इनकम यहाँ से, एक इनकम यहाँ से, एक इनकम यहाँ से, वो तीनों में कंफ्यूज होंगे। कभी लगेगा कि मैं इसी मार्ग पे बढ़ जाऊं, इन दो को छोड़ दूं, या फिर लगेगा इन दो पे ही जाऊं, इसको छोड़ दूं। कई बार लगेगा इन दो को छोड़ दूं, इस पर जाऊं। एक कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट होगी। और ऐसे व्यक्ति निर्णय भी जल्दी नहीं ले पाते, और कई बार जल्दी जो निर्णय लेते वो गलत ले लेते हैं। और तीसरी बात, इनकी खास बात होती है, ऐसे व्यक्ति को लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार, इस सब में भी उनका इंटरेस्ट जागने लगता है। ये आपके चेहरे को देख करके फलादेश, जनरल फलादेश मैंने किया है, बाकी पर्सनल बैठ करके आपको पर्सनल फलादेश अवश्य नहीं, लेकिन आपने जितना कहा है 100% सही है। मैंने शेयर वगैरह भी ट्राई किया है, हालांकि फिर एक समय बाद मैंने उसमें ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। और जैसे आपने कहा कि 3 सोर्स ऑफ इनकम, तो मैं सच में एक उसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं रहता। मैं चीज़ों को कैसे बढ़ाऊं, कैसे बहुआयामी बनाऊं, इन चीज़ों पर ध्यान देता हूं। और जितना भी आपने कहा, जैसे कपड़ों को लेकर, सभी चीज़ों को लेकर, बिल्कुल सही बात है। मतलब उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। और जस्ट आपने एक फेस को देखकर बताया, क्योंकि कई लोग हमसे जन्म पत्री मांगते हैं, डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, प्लेस पूछते हैं, उसके बाद कुछ डिटेल्स आते हैं। आपने जस्ट और आपने मुझे देखते ही आपने ये चीज़ें बता दी। तो गुरुजी इस बारे में तो मानना ही पड़ेगा। गुरुजी, अपना कुछ ऐसे सवाल करते हैं जो लोगों के मन पर हमेशा चलता रहता है, एक आम लोगों के सवाल हैं। सबसे पहले हम ना शादी और रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं। तो कईयों के घर में, ये मेरे घर में भी हुआ है, मेरी जो छोटी बहन रही है, उसकी शादी लगती थी और फिर किसी वजह से रुक जाती थी, और ऐसे कई बार हुआ है। तो अगर ऐसा किसी के साथ समस्या आ रहा है तो क्यों आ रहा होगा और उसके क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इसके 3 कारण होते हैं। 2 कारण सुनिश्चित होते हैं, एक यस एंड नो में होता है। 2 कारण होते हैं, गुरु और मंगल। ऐसे व्यक्ति का या फिर मांगलिक होगा, मंगली जातक होगा। मंगल कहाँ का होगा? लगने का होगा, 4th का होगा, 7th का होगा, 8th हाउस का आएगा, 12th हाउस का होगा। तो इस प्रकार से 3 ग्रहों की जो बात कर रहा था, एक तो मंगल का कारक, दूसरा उसका गुरु अस्त होगा, विवाह में अड़चन देगा। मंगल उसके विवाह में अड़चन देगा, और अगर उसकी विवाह हो भी गया जैसे तैसे अड़चनों के बावजूद भी देर सवेर, तो उसकी शुक्र अगर वीक का होगा तो संतान होने में दिक्कत देगा। ये इसके लिए इसलिए कहते हैं विवाह में 3 चीजों का मिलाना परम आवश्यक है। सबसे पहले मंगल का देखना, नंबर 2 गुरु का देखना, नंबर 3 शुक्र ग्रह का वीनस को देखना। इस बात का ध्यान रखना परम आवश्यक है। अगर हम इन 3 ग्रहों को नहीं देखते हैं तो 100% मार्स, जुपिटर एंड वीनस, इन 3 ग्रहों को अगर हम नहीं देखते हैं तो उसकी शादी संबंधित जीवन में, लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल आता है। शादी होने के बाद पति पत्नी में रुकावटें आती हैं। इसीलिए कहते हैं कि 3 ग्रहों को देखो, और 3 ग्रहों के बाद में उसके, कभी कोई व्यक्ति शादी के लिए
लेकर के चर्चा करने आता है, सबसे पहले उसकी कुंडली में, या कुंडली नहीं होती तो उसके हाथ में, या हाथ के अंगूठे के गोचर में, या पैर की पाद रेखा में, सबसे पहले मैं यही देखता हूँ, मंगल, गुरु और शुक्र। और 3 अगर कहीं अनबैलेंस्ड है, उनको बैलेंस करने का उपाय बताता हूँ, रेमेडीज बताता हूँ। नॉट रेमेडीज, अच्छा, है ना, उनको बताता हूँ। जैसे उनको बताता हूँ उसका रिजल्ट आता है फर्स्ट क्लास। वो 4 महीने में 6 महीने में पास मिठाई के डिब्बा लेके आ जाते हैं, शादी का कार्ड साथ में लेके आ जाते हैं। आपको आनंद आएगा। अभी तो शादी का सीजन नहीं है, शादी के सीजन में पर डे कम से कम 10 से 15 शादियां में अटेंड करने मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि वो मेरे बताए हुए लोग रहते हैं, उनके यहाँ पे शादी होती है, उनको आशीर्वाद देने के लिए बुलाते हैं, वो जरूर जाते हैं। जो 36 गुण मिलान का जो चीज़ कहा जाता है, जो प्रचलित है, जिसमें से शायद 18 गुण का कहते हैं, लेकिन अभी आपने बताया ये 3 गुण, ये मिलान की बात है कि वो एक व्यक्ति पे वो 3 गुण रहना चाहिए, कैसे ये है? पर्टिकुलर पर्सन विशेष की बात कर रहा हूँ। अच्छा। लड़की का अलग, लड़के का अलग, इंडिविजुअल गुणों की बात कर रहा हूँ कि इन 3 ग्रहों के कारण उसके विवाह में विलंब आता है, उसके दाम्पत्य जीवन में डिस्टर्बेंस आता है, संतान होने में डिस्टर्बेंस आता है। 3 कारण। और जिस गुण को हम मिलाते हैं, जो आमतौर पे जन्म पत्री वगैरह करते हैं, उसमें भी ये 18 से कम या कुछ होता है तो उसमें भी दिक्कतें आती हैं? नहीं सर, इसमें यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। 36 गुण में 36 के 36 गुण रामचंद्र सीता जी के मिले थे। अच्छा। लेकिन सीता एक राजघराने की थी। किसकी बेटी थी? जनक की बेटी थी। उसके बावजूद भी सीता राजा की पुत्री थी और राजा दशरथ के बेटे राम के घर में आई थी। उसके बावजूद भी उसने कभी जीवन में राज सुख भोग पाया? वनवास और जीवन में इतनी कठिनाइयां, इतनी तकलीफों को झेला। तो 36 में 36 गुण मिलना भी उचित नहीं है। अच्छा। उसमें डिपेंड करता, जनरली कहा जाता है 36 में से 18 गुण भी मिल जाए तो शादी करने योग्य है। लेकिन 18 भी कई बार डिपेंड करता, 12 गुण मिला लेकिन बाकी ग्रह गोचर कुंडली के अच्छे हैं तो भी हम कई बार विवाह करने के लिए सलाह दे देते हैं। मांगलिक का भी बहुत ज़्यादा सवाल उठता है कि मांगलिक जो रहते हैं उनके शादी में बहुत मुश्किल होता है, तो वो दोष क्या होता है और उसकी कैसे उसका निवारण होता है? मंगल का, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि लग्न का मतलब फर्स्ट हाउस का, 4th हाउस का, 7th हाउस का, 8th हाउस का एंड 12th हाउस का, यहाँ पर अगर कहीं मंगल बैठा है तो वो मंगली कहलाता है। अच्छा। जिसमें फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस के मंगल को बड़ा मंगल भी कहते हैं। 8th हाउस और 12th हाउस के मंगल को कई बार निम्न मंगल भी कहा जाता है। तो अगर मंगली है तो मंगली लड़का है तो मंगली लड़की से विवाह कराओ। अच्छा। कई बार अगर मान लो लड़के की 8वें घर का मंगल के साथ राहु बैठा है और लड़की का मंगली नहीं है और विवाह कर दो, कि दोनों में 100% मान के चलना, विवाह में विघटन आ जाएगी, अलगाव आ जाएगा, या फिर तो तलाक हो जाएगा या दोनों में एक का विछोह हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति बनती है। तो मंगल और दूसरा मंगल व्यक्ति के विवाह को भी लेट कराता है, विलंब करवाता है, विवाह में देरी भी करवाता है। इसलिए कहता है अगर इसी में कर मंगल अगर कहीं पर दोष अटैक कर रहा है तो उसका जो, जैसे आपने देखा हुआ अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन की मंगली थी। अच्छा। उसकी पूजा उज्जैन में करवाई, त्र्यंबकेश्वर में कराई, कहाँ नहीं करवाई। तो निश्चित तौर पर आप नहीं करवा उसकी पूजा करवाने से, आज देखो अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन की पत्नी ऐश्वर्या बच्चन, दोनों में बहुत अच्छी पटरी खा रही है, अच्छा दाम्पत्य जीवन चल रहा है। राजा रघुवंशी और सोनम की बात अगर हम देख लेते हैं, कुंडली मंगली थी, एक मंगली नहीं थी, तो शिलोंग में पाए गए वो, है ना। एक और कुंडली को अगर मिलान कर लें, जो नाम भूल रहा हूँ, वो कुंडली में मिलान नहीं था, दोनों एक मंगली था एक मंगली नहीं था, वो सीमेंट की नीले ड्रम में पाया गया। ऐसी स्थितियां मंगल के कारण होती। आजकल मैं एक पॉडकास्ट और कर रहा था, वो लॉयर थे और वो फैमिली मैटर्स को देखा करते थे। उन्होंने 1-2 ऐसे केसेस बताया कि जिसमें पति पत्नी ने पूरी कोशिश की, जान लगा दी कि हम दोनों के बीच में तलाक ना हो, बट हमेशा सिचुएशन ऐसा निर्मित हो जाता था, निर्मित हो गया अंततः जाके कि अंततः उनकी तलाक हो गई। 2 बार ऐसा डेट दिया गया था कोर्ट में कि आज आकर आपका तलाक साइन हो जाएगा, लेकिन उन्होंने फिर आखिरी मिनट में टाल दिया, ये सोचकर कि हम अपने आप को मौका देते हैं। लेकिन हर बार उन्होंने फिर आखिरकार ऐसा हुआ ही कि उनके बीच में उन्होंने समझा कि नहीं, हमारे बीच में चल ही नहीं सकता है, और उन्होंने तलाक ले लिया। और आजकल ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है कि कोई भी वाइफ हस्बैंड के बीच में बहुत सारे, मतलब हर किसी को तो नहीं कह सकते, उनमें अनबन बहुत ज़्यादा हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, प्रॉपर उनकी लाइफ चल ही नहीं रही है, दाम्पत्य जीवन।
तो ऐसे क्यों हो रहा है, और अगर उनको अगर ज्योतिष के रूप से अगर सलाह समाधान चाहिए होगा तो क्या हो सकता देखिए, लग्न 7th हाउस और 12th हाउस में अगर मंगल और राहु एक साथ बैठ जाता है तो अंगारक योग अंगारक योग बनाता है, तो विवाह में अलगाव की स्थिति बनती है। है? तो जैसा कि आपने कहा कि दोनों कंफ्यूजन वाली मुद्रा में रहेंगे हमेशा। कंफ्यूजन वाली मुद्रा इन द सेंस क्या होता है, उनको लगता है कि नहीं साहब हमको अलग नहीं होना है, फिर लगता नहीं अलग होना है, फिर लगता अलग नहीं होना है, फिर लगता अलग होना है, फिर लगता अलग नहीं होना है, फिर लगता अलग होना है। ये जो सिचुएशन बनती है वो अंगारक अच्छा। योग के कारण होती है। अंगारक योग कैसे बनता है, कुंडली में मंगल और राहु एक साथ बैठ जाए तो अंगारक योग बनाता है। लेकिन वह अंगारक लग्न में और 7th हाउस में अगर बैठ जाए, 1st हाउस 7th हाउस में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति होगी, और लास्ट में क्या होगा, टाटा बाय बाय। महाराज जी, करियर एंड एजुकेशन पे बात करेंगे। आपने वैसे तो शुरू में ही कहा था कि उस तरीके का हमको करियर अगर हम शुरू से ही ज्योतिष सलाह ले लें, चीज़ें सही हो जाती है। कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत कई लोग फाइट करते रहते हैं, तो उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान देना चाहिए जिससे कि अगर वो कोशिश कर भी रहे हैं, क्योंकि लोगों को 5-10 साल हो जा रहते हैं उसकी तैयारी करते करते, कई लोग थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अगर आप उनको अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर बताना चाहें कि क्या क्या चीज़ें वो अपने ध्यान दें जिससे कि उनको समझ आए कि वो सही दिशा पे हैं कि नहीं है, क्या क्या चीज़ होगी? सूर्य, शनि और मंगल, ये 3 ग्रहों का खेल होता है इसमें। अच्छा। अगर 10th हाउस में कर्मेश में अच्छी स्थिति में सन बैठ जाएगा, सूर्य बैठ जाएगा, तो निश्चित तौर पर उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। अगर वही सन जाकर लाभेश में जाकर बैठ जाएगा तो गवर्नमेंट से भी ज्यादा स्थिति में सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ, इतनी बड़ी पेमेंट की वो बच्चों के बच्चे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी खाएंगे। तो अगर लाभेश में सूर्य बैठ जाएगा तो ऐसी स्थिति में उनको अच्छी कुंडली किसी बड़ी कंपनी में बड़े पद ओहदे पर जाएंगे। दूसरी बात, मार्स और शनि का भी इसमें बहुत बड़ा खेल होता है। मार्स और शनि अगर उसको दूषित कर रहे तो ना तो सरकारी नौकरी मिल पाएगी, ना प्राइवेट में बहुत अच्छी नौकरी मिल पाएगी। तो आपको आश्चर्य होगा, मेरे यहाँ ऑफिस में एमबीए बच्चियां आती हैं, गुरुजी हमें रख लो 15,000 रुपये महीने में आप अपने ऑफिस में। तब मुझे दर्द होता है, तब मुझे तकलीफ होती है। बताओ, एमबीए किया है इन बच्चों ने और ये हमारे यहाँ पर जॉब मांग रही 15,000 रुपये। तो ये क्या है? तो जब उनकी, तब हम उनसे कहते कि बेटा हम तुम्हें जॉब पे रखें या ना रखें, तुम्हारी कुंडली जरूर हम निःशुल्क बताएंगे और उसका रेमेडी भी आपको निःशुल्क करके देंगे। देखते हैं तो वहां पर 100% सन, सैटर्न एंड मार्स का दोष दिखाई देता है। और सन, सैटर्न, मार्स का जैसे ही उनका उपाय करवाते हैं, रट से उनकी तुरंत बहुत अच्छी जॉब लगती है और दौड़ लगा के आते हैं वापस, बहुत सारी मिठाई और बहुत सारे फल लेके, गुरुजी आपके आशीर्वाद से काम हो गया। मैं कहता हूँ मेरा आशीर्वाद कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ बढ़िया था। आपकी कार में 4 चक्के लगे थे, एक में हवा थोड़ी कम थी, एक में 22 पॉइंट थी, एक में 20 पॉइंट थी, एक में 15 पॉइंट थी, एक में 35 पॉइंट थी। वो अलाइनमेंट गड़बड़ा रहा था, तो उसको बैलेंस किया है मैंने, और कुछ नहीं। महाराज जी, आपने ना सुंदर पिचाई और बड़ी हस्तियों का नाम लिया। एक मेरे मन में सवाल ये होता है, अंबानी भाई हैं, एक मुकेश अंबानी, एक अनिल अंबानी है। मुकेश अंबानी तो उन्होंने बहुत मतलब अपने व्यापार में या किसी बहुत तरक्की पाई, लेकिन उसके जस्ट ऑपोजिट अनिल अंबानी जो हैं, अभी तो रिसेंटली उनके ऊपर कुछ बैंकरप्सी का केस वगैरह ये भी फाइल हो रहा है कि ऐसा क्या ग्रह के हिसाब से फर्क आ रहा है ज्योतिष हिसाब से कि दोनों की दिशाएं एकदम अलग चल रही हैं। एक तो तरक्की पे तरक्की करते हुए दिख रहे हैं और दूसरे वहीं पर स्थित हो गए हैं, उल्टा नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, कुछ दायरे में रह के कुछ बातें करना चाहूंगा मैं कि अनिल अंबानी जी और सम्मानीय मुकेश अंबानी जी, इनकी कुंडलियां ऑनलाइन एक बार किसी ग्रुप में आई थी। जब ग्रुप में उनका चार्ट आया तो मैंने लग्न चार्ट को देखा, माथा घूम गया। और माथा घूमने के बाद, ये अभी की बात नहीं बता रहा हूँ, ये लगभग मैं 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जब दोनों टॉप पर थे। अनिल जी उनसे भी आगे थे, एक समय उस समय जब उस ग्रुप में डिस्कशन चल रहा था, उस समय आपस में बैठ के हम लोग एक गोष्ठी करते थे, विद्युत गोष्ठी। तो वहां पर डिस्कशन चल रहा था, उस ग्रुप में बैठ करके डिस्कशन करते समय मैंने कहा, मैंने साहब जो स्थिति बन रही है, जो गोचर बन रही है, ग्रहों का नाम मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ, कुछ कारण है। तो मैंने कहा ये ग्रहों की स्थिति जो इस प्रकार से बैठ रही, निश्चित तौर पर आने वाले समय में अनिल अंबानी जी को बहुत बड़ा लॉस होगा। जमीन पे आकर के रोड पे खड़े दिखाई देंगे। उसी के बनस्पत उनका भाई मुकेश भाई उतनी ही गति से युद्ध स्तर पर ऊपर बढ़ेंगे। तो ग्रहों का बहुत बड़ा खेल है मित्र। और एक बात को ध्यान रखिएगा, ग्रह अगर जरा सा भी 19-20 बैठ गए
तो मैं कहता हूँ फटाफट उसकी रेमेडीज कर लो। और अगर उसकी रेमेडी आपने कर ली तो निश्चित तौर पर आप ऊपर की ओर ही बढ़ेंगे, डाउनफॉल की ओर नहीं जाएंगे। अगर आपने प्रॉपर ध्यान नहीं दिया तो नियम से डाउन टू डाउन तक चले जाएंगे। मतलब ये सच में मतलब ये सोचने वाली बात है। एक ही परिवार से दो भाई और दोनों की दिशाएं एकदम अलग हैं। हम मोदी जी पर बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने भी मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा ना कि एक साधारण सा आरएसएस के कार्यकर्ता आज जाकर प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री में भी एक अपनी एक छवि, एक इतनी व्यक्तित्व, 3 बार लगातार जीतना, मतलब ये एक अपने आप में वो मिसाल है। वो एक हम कहेंगे कि उन्होंने अपनी पुरुषार्थ से, हिम्मत से किया है। लेकिन ग्रह क्या कहते हैं उनके बारे में? अब यहाँ पर आप 3 साल से गद्दी मत देखो, आप उनको 30 साल से, 3 बार से लगातार 30 साल से ज्यादा देख लो आप। मुख्यमंत्री भी रहना, एक राज्य का राजा था, उसके बाद देश का राजा बने। तो उनके ग्रहों को देखो, आप कुंडली को देखो, मंगल और राहु की स्थिति देखो। मंगल और राहु व्यक्ति को आसमान की बुलंदियों पर राजयोग दिलाता है। तो मंगल उनका बहुत मजबूत पोजीशन में है, उनका राहु बहुत स्ट्रांग। राहु हमेशा चतुर नेता बनाता है, चालाक नेता बनाता है। राहु हमेशा व्यक्ति को कूटनीतिक बनाता है। राजनीतिक के साथ साथ कूटनीतिक दिमाग जो देता है वो देता है कौन? राहु। और अमित शाह जी की कुंडली में देख लो, राहु उन जैसा स्ट्रांग राहु शायद किसी भी राजनेता की कुंडली में दिखाई देता हो। तो दोनों का राहु उष्ट का हो गया, तो वो कूटनीतिक सलाहकार बन गए और जाकर के उन्होंने आज आसमान की बुलंदियों पे ला दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, राहु एक बार व्यक्ति को जमीन में भी लाता है। तो ऐसी भी स्थिति उनकी बन सकती है कि उनको बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति निडर, साहसी, आत्मविश्वास से, विल पावर से अपनी उन्नति को करते जाते हैं। ये अगर कोई पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ये राहु का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। राहु व्यक्ति को चतुर चालाक नेता बनाता है। और राहु अगर उसका कमजोर होगा, डिग्री कमजोर होगी, डिग्री अगर जाकर के 1 से 9 के बीच में होगी या 22 से 29 के बीच में डिग्री होगी, तो व्यक्ति राजनीति में बढ़ नहीं सकता, भीतरघात का सामना करेगा। राहु की डिग्री बहुत अच्छी प्लेसमेंट में अगर राहु बैठा हो ना, तो वो राजनीति में कई बार ऐसे लोग आते हैं जिनका राहु बहुत अच्छी प्लेसमेंट में है। और राहु बहुत अच्छे प्लेसमेंट में होने के बावजूद उसकी बहुत अच्छी डिग्री है। मैं कहता हूँ भैया छोड़ सारा काम, घुस जा पॉलिटिक्स में। और जब वो पॉलिटिक्स में जाते धुआंधार काम चालू करते हैं, वो बहुत अच्छे पद पे जाते हैं, या फिर वो उसको लाइजनिंग के काम करते हैं। तो राहु तो चतुर चालाक बनाएगा, तो नेताओं से काम निकाल करके, लोगों से काम निकाल के लाइजनिंग में बहुत अच्छा कमाता है। तो राहु नेतागिरी में बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। बिजनेस वालों के लिए क्या है? सक्सेसफुल अगर कोई बिजनेसमैन बनना चाह रहा है तो उनके लिए क्या क्या योग दिखते हैं? देखिए, बिजनेसमैन पे अलग अलग डिपेंड करता है। अच्छा। अगर आपका चांदी का व्यापार है, चावल का व्यापार है, तो चंद्र आपका देखा जाएगा। अग्नि से संबंधित आपका व्यापार कोई है तो आपका मंगल को देखा जाएगा। लोहे से संबंधित, चमड़े से संबंधित काम है तो आपको, जूता चप्पल से संबंधित काम है आपको शनि को देखा जाएगा। तो ऐसा डिपेंड करता है। कोई हरी वस्तु से संबंधित काम है, बुध को देखा जाएगा। तो व्यक्ति के अलग अलग व्यापार पे अलग अलग ग्रह का देखा जाता है कि आप क्या व्यापार कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका कौन सा ग्रह मजबूत होना है या कौन सा ग्रह कमजोर होना। मतलब इसमें कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, अपने ग्रह के हिसाब से हम अपना व्यापार चुन सकते हैं। लेकिन फिर भी इसमें एक बात को ध्यान रखने वाली बात है, बुध हमेशा अच्छा होना चाहिए। अच्छा। कोई भी व्यापारी हो, बुध अगर अच्छा नहीं होगा तो व्यापारी अच्छा व्यापारी नहीं बन सकता, ये पक्का। अचानक बिजनेस ना बहुत अच्छा चलता रहता है और फिर मतलब बिजनेस अच्छा चलता रहता है और अचानक बहुत लोगों को लॉस का सामना करना पड़ता है। तो उस समय से क्या गड़बड़ी हो जाता है, क्या समस्या आ जाती है जिसके वजह से ये सब चीज़ें वो कोशिश पूरा करते हैं अपने आप को उबरने का, बचाने के लिए, बट ये किस प्रकार की समस्या आ जाती है जिसकी वजह से ये देखना पड़ता है? जैसा कि मैंने आपसे बताया, हर व्यक्ति के अलग अलग बिजनेस का नेचर अलग अलग होता है। अलग अलग बिजनेस का अलग अलग नेचर और अलग अलग ग्रह उसमें प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर मान लीजिए जब तक उसका ग्रह फेवरेबल होगा, जब तक व्यापार धुआंधार आसमान की ओर जाएगा। जैसे अनफेवरेबल होगा वो जाकर के जमीन की ओर लाने लगेगा। तो यहाँ पर देखते हैं जब व्यक्ति का फेवरेबल होता है, एवरीथिंग इज, उसका क्या होगा, अंडर कंट्रोल है, कहे का जो उससे
कहेगा दुनियादारी। कहते हैं ना, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। तो उस समय उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, ना ज्योतिष पढ़ना, धर्म पढ़ना, पूजा पढ़ना, पाठ पढ़ना, बोले कर्म ही सब कुछ है, पूजा पाठ हवन कुछ नहीं है, भगवान की भक्ति आराधना कुछ नहीं है, ज्योतिष बोतिष कुंडली फुंडली कुछ नहीं है। और जब जाकर आसमान की पिक पर देखिए, शिखर पर पहुंचना आसान है, शिखर पर बने रहना मुश्किल काम है। तो व्यापार को शिखर पर तो ले जाता है, और फिर जब डाउनफॉल आता है, धड़ धड़ा के नीचे गिरता, तब उसको मंदिर भी दिखता है। ध्यान रखना हमेशा सागर भैया, आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, बढ़िया काम चल रहा होगा, आप क्या बोलोगे, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैंने ऐसा मुझे किया, लगता है कि मैंने अपने विवेक शक्ति से किया, मैंने अपने पुरुषार्थ से चीजों को किया। और जैसे ही काम बिगड़ने लगता है, परिस्थिति आती, हे भगवान तूने क्या कर दिया, हे भगवान तूने क्या, मतलब गलत भगवान कर रहा है और अच्छा बेटा तुम कर रहा था। समझ ना, यहाँ पर जो गड़बड़ी होती है, ये व्यक्ति की जो गड़बड़ी करती है, यही फिर उसको ध्यान आता है, डाउन में जाता है, अरे मंदिर भी जाना चाहिए, पूजा भी करना चाहिए, गुरुद्वारे भी जाना चाहिए, ज्योतिषी के पास भी जाना चाहिए, तब उसे सब याद आता है। अगर पहले ही देख लेता तो बताता, बेटा देख 2028 के बाद तेरा समय ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा ऐसा उपाय कर लेना, वो नीचे जाता ही क्यों। आप डेट वाइज, एक अस्पताल है रायपुर की, बहुत अच्छी निजी अस्पताल, जिसपे आपने डेट वाइज आपने बोला था कि इस दिन आपका शुभारंभ होगा, जबकि जो वहाँ के संचालक है उनको तो लगा ही नहीं था कि ऐसा होता है। ये कैसे होता है और क्या क्या चीजें इससे हम समझ सकते हैं? डेट वाइज प्रेडिक्शन जो होता है ना, पैर की पाद रेखाओं से निकलता है। पैर की पाद रेखा के लिए मैं कहता हूँ 2 दिन पहले से पैर को साफ करो। अच्छा। और पैर में आप क्या करें कि वैसलीन या बोरोप्लस, बोरोलिन ऐसी कोई क्रीम लगाएं और मोजा पहन लें। पैर बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। फिर अगले दिन आए, फिर से उसको पैर को साफ करें, क्रीम लगा के, मोजा पहन के मेरे पास आए। पैर की रेखा देख करके, वो हाथ के अंगूठा के गोचर को देख करके, एग्जैक्ट डेट वाइज कि इतने तारीख को इतने बजे ऐसा तुम्हारे साथ होगा। अब वो ना डेट चेंज होगी ना समय थोड़ा आधा 1 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन डेट चेंज नहीं होगी। एग्जैक्ट उसी डेट को उतने बजे वो काम होगा। तो ये पैर की रेखा से जो भविष्य निकलता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो, इतना गहरा फलादेश निकलता है। क्या इससे हम मृत्यु वगैरह ये भी सब समझ में 100% व्यक्ति की एग्जैक्ट डेट पता चल जाती है कब मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि वो ज्योतिषी ही नहीं, अगर किसी की मृत्यु की डेट उसको बता दे, या उसके घर वालों को बता दे, या उसके रिश्तेदारों को बता दे, या उसके मित्र यार को बता दे, नहीं। बस सागर भैया को देखा, सागर भैया का 1 महीने बाद एक्सीडेंट हो सकता है। सागर भैया को इतना कहेंगे, सागर भैया अगली 25 तारीख से 30 तारीख की सितंबर में थोड़ा सा गाड़ी आराम से चलाना, थोड़ी सावधानी से, स्पीड ज्यादा मत चलाना, 80, 90, 100 में मत गाड़ी को दौड़ाना, 120, 140 में मत ले जाना, 40-50 में ले जाना। अब 40-50 से अगर सागर भाई गिरेंगे तो हाथ पांव में ही टूटेंगे, तो 140 में अगर होंगे तो क्या होगा, राम नाम। तो वो चीजें इसलिए वहां पर उनको बता दिया जाता है, सावधानी रखें। तो वो सावधानी के तौर पर उनको बता दिया जाता है, लेकिन डेट कभी भी मृत्यु की बताते नहीं। अदरवाइज आप समझ सकते हैं अपने विद्या के हिसाब से कि कब क्या चीजें किस तरीके से हो सकती है। एक चलो मैं आपको वो देता हूँ, आपके लिए, क्या अपने दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बात। अगर मान लो कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, उसकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है, और अब वो लग रहा है कि डॉक्टर ने जवाब दे रहा है, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि भाई उनको वेंटिलेटर पर रख लेते हैं। वो वेंटिलेटर पर रखना मतलब कृत्रिम धड़कन है, वो तो पाइप डाल दिया अंदर से, वो बिलिप कर रहा, तो हमें लग रहा है हार्ट बीट बिलिप हो रही है। हार्ट बीट क्या बिलिप हो रही है, मशीन बिलिप कर रही है आपको। तो ऐसी कंडीशन में उसकी मृत्यु नजदीक है कि नहीं है, ये पता करने के लिए उस व्यक्ति के माथे पर चंदन का टीका लगा दो। चंदन का टीका लगा दो उस बीमार व्यक्ति के। अगर वो चंदन का टीका विदिन 15 मिनट अगर सूख जाता है, विदिन 15 मिनट मतलब समझो उसकी 5 साल प्लस आयु है अभी, अगर मान लीजिए आधा घंटे के अंदर में सूखता है, तो समझो कि अभी उसकी 2-3 साल की आयु तो है। वो अगर मान लो वो सूखता ही नहीं है, 1 घंटा तक नहीं सूख रहा, मतलब समझो 2-4 दिन का मेहमान बचा है, रिश्तेदारों को बुला लो, बता दो भाई इनका समय आ चुका है, देख लो। अब वेंटिलेटर पे नहीं रखेंगे हम इनको, अब हम वेंटिलेटर पर ना रख के घर ले जाएंगे, भक्ति सुनाएंगे, आराधना सुनाएंगे, प्रभु का भजन सुनाएंगे, उनको अच्छी कीर्तन सुनाएंगे, उनके विचारों को अच्छा करेंगे, उनके परिणामों को सिद्ध करेंगे कि भाई तुमने जीवन में जो किया सो किया, अब सबसे क्षमा मांग लो,
सबको क्षमा कर दो, सबसे मोह त्याग दो, अब अपनी आत्मा में रम जाओ, प्रभु में रंग जाओ, प्रभु में डूब जाओ, क्योंकि अब आपका नियत समय नजदीक आ चुका। कहा तो आपने सही, लेकिन अपने आप को या किसी को ये समझाना मनाना कि ऐसा कुछ निकट है, ये उनके लिए बड़ा मुश्किल रहेगा। ये तो समझाने का तरीका अलग होता है। ध्यान रखना, एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, शब्द वही है। मैंने कहा सम्मानित सागर भैया, मैं जा, आपकी पत्नी ने कहा कि गुरुजी आए थे, अब गुरुजी जा रहे हैं। सागर ने बोला एक काम करो अपने कैमरामैन से कि मेरी वाइफ को बोल दो गुरुजी को कि रोको, अभी गुरुजी को रोको, मत जाने दो, रोको मत जाने दो, मतलब रोको, फिर लगाया गया कोमा, फिर बोला मत जाने दो। उसने कोमा कैमरामैन ने थोड़ा सा आगे कर दिया, रोको के बाद जो कोमा था उसको थोड़ा आगे लगा दिया, रोको मत जाने दो, जाने दो। सब दो ही थे, बस थोड़ा सा कोमा आगे पीछे कर दिया। तो वो वाली बात है, व्यक्ति को ये मत बताओ ना कि आपकी मृत्यु नजदीक है, बोलने का तरीका बदलो ना, आप बदल के तरीके आप उससे बोलिए, निश्चित तौर पर भक्ति में रमेगा। मैं अपना ही कहूँ या ये बहुतों के साथ ऐसा होता हुआ, और आज के समय में तो लगभग मेरे जितने आसपास हैं उन लोगों का यही है कि धन तो आ रहा है, पैसा आ रहा है, और वो रुकता नहीं है, लगता है हमें, वो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ वो रास्ता बना लेता है, खर्च हो जाता है, निकल जाता है। चीज़ें हम कमा तो बहुत रहे हैं, बट अगर देखा जाए तो जमा कितना तो ज़्यादा समझ में नहीं आता, उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं रहता। ये ऐसा क्यों होता है? शुक्र और राहु, अच्छा, दो बातों का ध्यान रखना। शुक्र आज का भौतिकतावादी युग है, भौतिकतावादी युग आज की डेट में दिखावे की जिंदगी है। पहले गांव में व्यक्ति इतना सुखी रहता था, इतना सुखी रहता था कि अगर 50 रुपए भी दिन का कमाता था तो उसमें आराम से 20 रुपए में खर्चा चलाता था, 30 रुपए बचा लेता था। वो 12-12 बच्चों को पैदा करके 12 बच्चों को पाल लेता था। वो आज 12 बच्चे मिलकर एक बाप को नहीं पाल पाते। इसे कोई समझना है मैं। अगला विषय देखना, तो यहाँ पर शुक्र का कारण व्यक्ति को लगता है लग्जरी गाड़ी हो, लग्जरी मकान हो, ऐसा हो वैसा, एक कॉम्पिटिशन युग में ये लोन वो लोन, वो तो एक शुक्र कराता है। तो शुक्र का एक तो प्रभाव चल रहा है वर्तमान पे, इसलिए पैसे की बचत नहीं हो पाती है। दूसरा राहु का युग है। राहु क्या है, जितने भी गैजेट्स चल रहे हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे टैबलेट हो, टैब हो, चाहे तुम्हारा लैपटॉप हो, जितने भी गैजेट्स आ रहे हैं ये सब राहु से संबंधित है। तो व्यक्ति को लगता है कि नया नया राहु क्या करता है, बदलाव करता है। अच्छा, ध्यान रखना, केतु डिटैचमेंट करता है और राहु अटैचमेंट करता है। तो राहु क्या करे, राहु से संबंधित चीजों में अटैचमेंट करेगा। अभी कौन सा फोन है साहब, आईफोन 15, पगला है 16 आ गया, 16 ले लिया, नहीं साहब प्रो मैक्स लीजिए, आप प्रो मैक्स लिया। तो अब वो व्यक्ति को आगे बढ़ाते। तो ये राहु और शुक्र व्यक्ति के रुपयों की बचत नहीं होने देता है। इसलिए कहते हैं राहु और शुक्र की रेमेडीज जो होती है वो कर ले तो व्यक्ति को पैसे में बचत होना शुरू हो जाएगा। और अगर किसी की अगर आप परमिशन दो तो एक छोटी सी रेमेडी भी बताऊंगा। हाँ, बताइए। वो रेमेडी ये है, व्यक्ति को नियम से 2 उपाय करना चाहिए। पहला उपाय ये करना चाहिए, व्यक्ति को अपने घर के दरवाजे पर, दहलीज पर संध्या बेला में सरसों के तेल का दिया 1 बाती का जलाए। इसमें शुक्र स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, तो आपका जो 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 वो भग रहा था, ये दिख रहा था, वो चकाचौंध से आप बचोगे, अब सीमित हो गए अपने आप में। दूसरी बात, वह व्यक्ति चमेली के तेल का 4 बाती का दिया सुबह के टाइम जला दे घर में, सुबह के समय 4 बाती का चमेली के तेल से। उससे क्या होगा, राहु मजबूत होगा। ये 2 चीजों में मजबूती आने से वह उसकी पैसे की भी बचत होगी, रुपयों की बचत होगी और जीवन बहुत खुश मिजाज तरीके से जिएगा। गुरुजी, कर्ज के बारे में बात करते हैं। बहुत लोग परेशान हैं कर्ज को लेकर। मेरे भी कई मित्र हैं, वो कर्ज को लेकर काफ़ी विचलित रहते हैं, या तो डरते हैं या फिर वो कितना भी कोशिश करें उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या दोष क्या रहता है और क्या उसका समाधान है? कर्ज केतु का कारक होता है। अच्छा। कर्ज बढ़ने का। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने अगर बहुत ज्यादा कर्ज हो रहा है तो अपने वजन का 1/4 हिस्सा, सपोज दैट वो 100 किलो का है कि 80 किलो का है, 80 किलो का चौथा हिस्सा 20 किलो हो गया, 20 किलो वह अपने वजन का दान कर दे। क्या कर दे, उसमें 2 किलो आटा ले ले, 2 किलो चावल ले ले, 2 किलो दाल ले ले, 2 किलो तेल ले ले, ऐसे सब चीजों को मिला करके, और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को वह जाकर शनिवार के दिन जाकर के दान दे दे 1/4, और
उसकी बात देखना आप, उसकी इनकम और सोर्स बढ़ना चालू हो जाएंगे। इनकम और कर्ज चुकेगा कैसे? आपके ऊपर 1 करोड़ का कर्जा हो चुका है, तो आपने किसी को 20 किलो अनाज देने दे दिया, साहब मेरा अभी तक नहीं कर्जा उतरा महाराज, आप बोले थे वो भी कर लिया, आपने बोला था हनुमान चालीसा पढ़ना वो भी पढ़ लिया, आपने बोला था कि दिया जलाना वो भी जला लियो, अभी तक कर्ज नहीं। अरे मुर्द दादा, ऐसे थोड़ी तेरा कर्ज उतरेगा। उस कर्ज को उतारने के लिए इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेंगे। इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेंगे। जहां तुम 20,000 रुपये महीना कमाता था, 50,000 रुपये महीने कमाएगा। तो 20,000 में जो 15,000 में तुम खर्चा करके 5,000 बचाते थे, अब 35,000 बचाओगे। उन 35,000 से कर्जा उतारो, धीरे धीरे उतरेगा। तो ये उसका कारक होता है। फिर 2-4 महीने के बाद में फिर से 20 किलो, फिर 2-4 महीने बाद फिर से 20 किलो, फिर 2-4 दिन बाद, फिर महीना बाद फिर 20 किलो। ऐसा अपने वजन का 80 किलो है तो 80 किलो वजन तो 1 साल के अंदर में दान कर दे अनाज, तो उसके निश्चित तौर पर उसके कर्ज में उतरने में बहुत बड़ा सहायक होगा, ये सुनिश्चित है। किसी का स्वास्थ्य अगर बार बार खराब हो रहा है, वो क्यों हो रहा है ऐसा? स्वास्थ्य का कारण जो होता है, स्वास्थ्य उसकी ग्रह गोचर, निम्न मंगल कमजोर होगा तो पेट से संबंधित परेशानी होगी। शनि अगर उसका दूषित होगा तो कोई ज्वाइंट पेन से संबंधित बीमारी आएगी। तो अलग अलग ग्रह के कारण अलग अलग दिक्कतें आती हैं, लेकिन इनका सबसे महत्वपूर्ण जबरदस्त एक रेमेडीज है। घर में बीमारी आएगी ही नहीं, उसके लिए एक भक्तांबर जी स्त्रोत है, उस स्त्रोत का 45 नंबर का काव्य। उदिभूत भीषण जलोधर भारे भुगना, सोचाम दशा मुपगता श्रुत जीवतासा, त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवंति मकर ध्वज तुल्य रूपा। इस काव्य को पढ़े और इसका रिद्धि मंत्र ओम ह्रीम अक्षीण मानसाड़म झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा, ये मंत्र की जाप करे। भक्त अब भूल जाएगा व्यक्ति मंत्र और श्लोक। दर्शकों को बताना चाहूंगा, अपने इंटरनेट पर क्या बोलते हैं, गूगल पर डालिए भक्तांबर जी काव्य का 45 नंबर 45 नंबर काव्य और उसका मंत्र, उसको लो और अपने घर में उसको कंटिन्यू चलाओ, उसको याद कर लो, उसको पढ़ो और अपने घर में रोज एक घी का दिया जलाकर उस काव्य को 45वें काव्य को 45 बार पढ़ो। अरे साहब, घर में बीमारियां आना तो छोड़ो, घर में जितनी बीमारी थी, कैंसर जैसी महाबीमारी भी घर से टाटा बाय बाय करके भाग जाएगी। मैं ना अपना वजन कम करना चाहता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मैंने भी अपनी नियति मान ली है। ऐसा लगता है कि जिस वजन पर मैं जाना चाहता हूँ, तो इसमें क्या समस्या आती होगी? मैं सारे मतलब जो साइंस के रिगार्डिंग सारे उपाय अपना लेता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक स्थिति के बाद में कम होता ही नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं, शुक्र का कारण होता है वजन बढ़ाने का। अच्छा। और आपने शुक्र की अंगूठी पहन रखी है, मैं आते ही साथ देखा डायमंड पहन लिया आपने। चाहे वो ओरिजिनल डायमंड पहनो या एडी पहन लो, डायमंड का काम करेगा। आप ऐसी कंडीशन में पानी भी पियोगे तो वो घी का काम करेगा, तो मोटापा बढ़ाएगा। और स्त्रियों को अगर एक बार में अगर शुक्र अगर उनका अनबैलेंस हो जाए और हीरा पहना दो, उसको दुश्मनी करना है तो महिला का शुक्र अगर अनबैलेंस है, वहां पर उसको हीरा गिफ्ट कर दो जाके। अच्छा। ऐसी होगी, उसका वजन उससे संभला ही नहीं जाएगा। अच्छा। इसलिए क्या करो, हीरा को अवॉइड कर दो। ओके। शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु को खाना छोड़ दो। अच्छा। शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु को खाना छोड़ दो। शुक्रवार के दिन रात्रि में अनाज खाना छोड़ दो। बस 3-4 उपाय कर लो, वजन ऐसे फुस की तरह वापस आना चालू होगा, पता नहीं चलेगा, एक बराबर मेंटेनेंस पे आ जाएगा। हाँ, ये तो मैंने अब यही बात है ना कि ज्योतिष को हमने सलाह लिया नहीं, मन किया, हमने पहन लिया और यही कहीं पर गड़बड़ी हो जाती है। और साथ ही साथ जो मन काफ़ी विचलित होता है आजकल, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इसकी बहुत बात करते हैं हम लोग। और इनफैक्ट स्ट्रेस को तो आज के समय में ऐसा हो गया कि सारे बीमारियों का जड़ बना दिया गया है, ये ऐसा है। तो अगर और एक हद तक मैं भी अपने बिजनेस को लेकर, अपने बिजनेस गोल्स को लेकर, सारे काम को लेकर, घर की जिम्मेदारी, ये सब को लेकर हमेशा एक विचलित मन में चलते रहते हैं। ऐसा लगता है कि यार कई बार लगता है कि ये एक सहनशीलता से ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? अब इस बात को ऐसे जोड़ना, 2020 तक व्यक्ति में लिमिटेड 100 में कोई एक व्यक्ति को डिप्रेशन होता था, 100 में एक व्यक्ति को एंजाइटी होती थी, 100 में किसी एक व्यक्ति को तनाव होता था। अब 100 में से 80% लोगों को एंजाइटी,
तनाव, डिप्रेशन की स्थिति बन रही है। क्यों? 2020 के बाद टोटल राहु का युग आया है। अच्छा। ये जो भौतिकवादिकता का युग आया है, व्यक्ति का गला काट चकाचौंध दुनिया में वह प्रतिस्पर्धा में जा रहा है, और यही कारण वो डिप्रेशन की ओर जा रहा है। इसलिए बोलते हैं हमेशा, मैंने पहले बताया ना, क्या करना, हर घर में नियम से चमेली के तेल का 4 बाती का दिया रोज एक जलाओ। कहेगा डिप्रेशन, और ज्यादा डिप्रेशन तनाव हो रहा है तो चमेली के तेल का 2 बाती का दिया लो और उस कमरे में जला दो जिस कमरे में व्यक्ति को तनाव टेंशन होता है। अच्छा। उस बेडरूम में उसके जला दो। भाई साहब देखिए, ऐसी नींद आएगी, ऐसी थकान उतरेगी, ऐसा सुकून मिलेगा। कहे कि एजेंटी किस बात की टेंशन, किस बात की तनाव, वो तनाव नहीं लेगा, टेंशन नहीं लेगा, मस्त मौला जिंदगी जी। राहु को कंट्रोल कर लीजिए। तो जैसे आपने कहा 2020 के बाद राहु का युग आया है, तो आगे क्या होने वाला है? आने वाला समय राहु का ही है साहब। 20 साल तक और गला काट, क्योंकि प्रतिस्पर्धा इसी होने बीच वाली है। में दुनिया युद्ध भी देख रही है, अलग अलग प्रकार से जगह युद्ध चल रहा है, एक जियो पॉलिटिक्स। क्योंकि मेरा जो एक दूसरा जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं वैश्विक चीज़ों से संबंधित है और मुझे उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा ही उससे फ़र्क, अभी देखिए कल से समाचार पढ़ रहा था, कल से जो अमेरिका है वो हम पे 50% का टैरिफ वो हो जाएगा, और जिसकी वजह से बहुत एक प्रकार से जो टॉप के जो लीडर्स हैं वो थोड़े परेशान हैं। तो ये कभी ना सेटल होते हुए नहीं दिखता। जिस हिसाब से हमें एक 2010 से अगर 19-20 कोविड को पहले को छोड़ दें तो उससे पहले सभी चीज़ें बहुत अच्छे से चलते हुए दिखता था। छूट मूट इधर उधर बात छोड़ दो तो लगभग सेटल चलता था। लेकिन ये जो डेकेड आया है जब से रशिया यूक्रेन शुरू है उसके बाद से, तो ये स्थिति अब चलती ही रहेगी, जैसे आपने कहा 15-20 साल इस तरीके से। नहीं, आपने ध्यान होगा 2025 के प्रारंभ में एक मैंने इंटरव्यू लिया गया था, पॉडकास्ट हुआ था, उसमें मैंने एक बात कही थी कि अनिश्चितताओं की स्थिति बनेगी और जो आपके अच्छे मित्र की तरह दिख रहे हैं वो एक अच्छे शत्रु की तरह उभर के आएंगे इस 2025 में। तो अमेरिका से बहुत अच्छी मित्रता थी भारत की, और बहुत अच्छी मित्रता। सबसे ज्यादा टैरिफ अगर किसी कंट्री पे लगाया तो एक भारत और दूसरा ब्रिटेन, 2 देशों पर 50% टैरिफ लगाया है। बाकी देशों पे तो बहुत कम टैरिफ लगाया है। चाइना के ऊपर बोल रहे थे सब, चाइना के ऊपर जाकर 50+ का टैक्स लगा देंगे, 33% पे वहां पर छोड़ दिया है। तो ये जो स्थितियां बनी है ये निश्चित तौर पर 2025 मंगल का कारक हो, मंगल हमारी भारत के लिए, कुंडली के लिए और घातक है, तो ये कारण हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये चीजें आएंगी, लेकिन 2026 के बाद ये थोड़ा समराइज होगा। अच्छा। ये समराइज होगा और थोड़ा सा उसमें स्थिरता आएगी। और 2026 के बाद में 25, चूंकि किसका योग है 25, मतलब 2025 मतलब 9, 2025 का टोटल 9 और 9 इन द सेंस मंगल का कारक है। 9 मतलब एंड होता है। अच्छा। गिनती में देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद में फिर जो 10वां आता है वो 2 अंक जुड़ जाते हैं। तो अगर सिंगल डिजिट में सबसे हायर नंबर कौन सा है? 9 के बाद में एंड हो जाता है। तो ये 2025 का अंक भी 9 है। ये बस एंड है, ये सब चीजों का एंड है। अब नए 2026 से सब कुछ नया आ जाएगा। नई गाड़ी आएंगी, नए तरह के टैबलेट्स आएंगे, नए तरह के मोबाइल आएंगे, नए तरह की टेक्नोलॉजी आएगी, नए तरह के व्यापार आएंगे, नए तरह के लोग इंट्रोड्यूस होंगे, नए तरह के बच्चों में नए नए दिमाग की चालू होंगे। और मजेदार बात, 2026 किसका है? जो अंक से पूछ रहे, अंक से जोड़ो, कितना हुआ आपका? 6 और 2 8 और 2 10 मतलब 1 मतलब शन, सूर्य, नंबर 1। फिर स्टार्ट हो गया नंबर 1 से। 1 नंबर से फिर 9 की बात खत्म हो गया, मोला 1 से स्टार्ट हो गया, फिर स्टार्ट हो गए। तो 1 से नई जिंदगी चालू होगी, नई शुरुआत चालू होगी, और 2026 के बाद बहुत सारी स्थितियां सुधरना चालू हो जाएगी। ऐसा कौन सा फील्ड है जिस पर काम करने वाले लोग अभी आने वाले 4-5 सालों में उन लोग बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे? ऐसा कुछ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं साहब। उसको टेक्निकल फील्ड में जाना चाहिए। अच्छा। उसको टेक्निकल फील्ड में जाने के साथ साथ आपका सोशल मीडिया वाली उसमें जाना चाहिए।
इसको यूट्यूब वगैरह में जाना चाहिए, इससे संबंधित काम करना चाहिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इससे संबंधित काम करना क्योंकि चाहिए। मुझे जब आपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम कह रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत पीछे हो गए। जैसे कि मैंने अपना पॉडकास्ट शुरू किया, मैंने इस फरवरी से शुरू किया। मुझे ऐसा लगता है कि एक स्वर्णिम युग रहा होगा इसका 20 से 25, मैं ऐसा सोचता हूँ। लेकिन जैसे अभी आप कह रहे हैं कि यूट्यूब, सोशल मीडिया पर जाना चाहिए, तो क्या अभी भी इस फील्ड पर बने रहना चाहिए? अब जो है ना, एक बात ध्यान रखना, जो इसके किंग बन के बैठे हुए हैं, जो सिरमौर बन के बैठे हुए हैं, जो सर्वोच्च पद पर इस यूट्यूबर बन के बैठे हैं, वो सब बैठने वाले हैं। और जो नए युग है 26 से, वो नए लोग उभर के आने वाले हैं। तो जहां से आपने शुरुआत की वही आपके समय परफेक्ट था। अब आपकी जिंदगी बहुत उत्तम होने वाली है, अति उत्तम होने वाली है। धन्यवाद गुरु। एक ना नज़र दोष के बारे में बहुत बात होता है। ये नज़र दोष और ये बुरी एनर्जी ये लग जाती है। मैंने, क्योंकि मैं साइंस ग्रेजुएट रहा हूँ, तो कई चीज़ों पर भरोसा करना मुझे बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर मैंने गांव में थोड़ी बहुत चीज़ें वैसा देखा भी है उसको होते हुए। तो क्या ये सच में होता है, क्यों होता है, और इससे बचे, अगर होता है तो कैसे बच सकते हैं? देखिए, नजर को दृष्टि दोष कहा जाता है। हाँ। दृष्टि दोष 14 प्रकार की होती हैं। नजर सबसे पहले हमें लगती किसकी है? घर में आपके बच्चा बढ़िया खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, पड़ोसन आई और उसने देखा और उसके जाने के बाद बीमार हो गया। हमें लगा अरे साहब, पड़ोसन आई, उसकी नजर लग गई। फलाने मामा आए थे, उनकी नजर लग गई। बुआ आई थी, उसकी नजर लग गई। मौसी आई थी, उसकी नजर लग गई। नहीं, गलत। सबसे पहले नजर हमें लगती किसकी है? तो मंत्र आता है 100 दृष्टि। सबसे पहले हमें अपनी नजर लगती है। जब हम सज धज के तैयार होके आईने के सामने जाते हो, वाह साहब, आज तो हम लग रहे हैं। 100 दृष्टि, सबसे पहले 100 दृष्टि, स्वयं की दृष्टि, फिर माता दृष्टि। बच्चे ने जरा सी भी हरकत की, जरा सा भी खेला, नया कुछ किया, मम्मी की लगौड़ी, मेरे लल्ला, हो गया हल्ला, लग गई नजर उसको, है ना। तो सबसे पहली किसकी? स्वयं की दृष्टि, फिर माता की दृष्टि, पिता की। देखो, 100 दृष्टि, पर दृष्टि, माता दृष्टि, पिता दृष्टि, सामन दृष्टि, समान दृष्टि, योगिनी दृष्टि, शाकनी दृष्टि, पिशाचिनी दृष्टि, सामन दृष्टि, दृष्टि दृष्टि, सदृष्टि, शत्रु दृष्टि, समह दृष्टि। तो शत्रु दृष्टि 14 नजरों में 13वें नंबर पे आती है। अच्छा। शत्रु की दृष्टि तो सबसे लास्ट में लगने वाली, वहां तक बचोगे तब ना। पहले खुद की लगेगी, बचेगी, माता की लग जाएगी, पिता की लग जाएगी, दादा दादी की लग जाएगी। तो नजर यहाँ से लगती है। तो नजर निश्चित तौर पर लगती है, और नजर उतारने के तरीके होते हैं। उसको नजर उतारना अवश्य है। अच्छा। अच्छे अच्छे व्यापार में नजर लग जाती है, चलता चलता व्यापार ठप हो जाता है। नजर के लिए नजरिया आदि होते हैं। किसी योग विद्वान से, पंडित जी से उसको अभिमंत्रित करा के नजरिया को अपने घर के दरवाजे पे, व्यापार के दरवाजों पर टांगना चाहिए। एक आजकल होता है कि सारे माँ बाप का एक कंप्लेंट होता है कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, हमारे बच्चे हमारी बात ही नहीं मानते हैं, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है लगता है। एक तो मोबाइल वगैरह इतना ज़्यादा वो देख रहे हैं, हम सीधा एक दोष मोबाइल को दे देते हैं। अब मोबाइल पे इतने सारी चीज़ों को देख रहे हैं, अब वो बात ही नहीं मान रहा है हमारा। बट उसका और क्या रीज़न हो सकता है, उसका कुछ सॉल्यूशन हो सकता है क्या? सबसे बड़ा रीजन होता है माता और पिता का। बच्चे नहीं सुन रहे तो उसमें 100% माता पिता की गलती है कि बच्चे नहीं सुन रहे। सबसे गलती उसमें माता की ज्यादा जाती है। कैसे? देखिए, मल्टीमीडिया युग है, बच्चे आज के मल्टीमीडिया बच्चे पैदा हो रहे हैं, और यूं कहेंगे सीधे प्ले स्टोर से डाउनलोड हो रहे हैं। बिल्कुल हकीकत बात है साहब। कैसे हकीकत? उसको ऐसे समझना, वो ऐसे समझना पड़ेगा कि पहले जब घर में कोई मेहमान नया आने वाला होता था, घर वालों को पता चलता था कि कोई घर की महिला गर्भवती हो गई, तो उसके लिए रामायण, गीता जैसी पवित्र ग्रंथों को पढ़ने दिया जाता था। उसके घर कमरे में सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, नेहरू जैसे महापुरुषों की तस्वीरें लगा देते, राम हनुमान की तस्वीरें लगा देते थे, ताकि जैसी देखेगी वैसे संस्कार बच्चों के गर्भ में जाएंगे। जैसा वो किताबों को पढ़ेगी, सुनेगी, वैसे संस्कार अंदर जाएंगे। आज मम्मी सो रही, चोली के पीछे क्या है, फेसबुक देख रही, इंस्टाग्राम देख रही, तो बच्चा भी पैदा होगा। तो आप देखना कि गर्भावस्था के दौरान जब आपकी पत्नी को बहुत चिड़चिड़ाहट आई होगी और वो कभी आपकी बात को सुनेगी नहीं, उसके अंदर अलग सा होगा। तो वो जब वो आपकी नहीं सुनती, तो वही संस्कार गर्भ में बच्चे में जाते हैं। बच्चा कहता है सुनना नहीं है मुझे दूसरों की। वेरी गुड, पहली संस्कार। दूसरे, अभिमन्यु को उदाहरण देखो। अभिमन्यु 13 साल की अल्पायु में चक्रव्यूह भेदने चला गया। कहाँ सुना था उसने?
गर्भ में के ही, अंदर हाँ। अर्जुन सुभद्रा को सुना रहे थे चक्रव्यूह भेदन की कला, और उसने सुन ली, और जैसे ही वह वहां से सुभद्रा को नींद आ गई तो गर्भ के अंदर शिशु को भी नींद आ गई, और चक्रव्यूह में प्रवेश की कला तो सीख गया, बाहर निकलने की कला नहीं सुन पाया। और यही कारण है कि अभिमन्यु जीता जागता सेना, कौरवों की सेना को तहस नहस करते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश तो जिंदा कर गया, लेकिन वापस नहीं कर। तो ये निश्चित तौर पर गर्भ संस्कार का कारण होता है। तो जब गर्भवती महिला हो, उसको जैसे संस्कार 9 महीना करेगी वैसे संस्कार बच्चे में जाएंगे। बच्चे इसलिए नहीं सुन रहा है, हे देवी माता तुमने भी नहीं सुनी अपने पति की, तुमने भी नहीं सुनी अपने सास ससुर की, नहीं सुनी तो आप कौन सुनी कर पा रही। सही बात इसका है। कारण होता है। आखिरी के 1-2 सवाल है। एक ऐसा सिंपल से रेमेडी जो सबको डेली लाइफ में करना चाहिए। एक घड़ी आधी में भी याद। मैं कहता हूँ घंटा भर, आधा घंटा, 15 मिनट कम से कम प्रभु भक्ति रोज करना चाहिए। एक सुंदर घी का दीपक जलाकर प्रभु की, अपने इष्ट आराध्य देव की चालीसा, उनकी जाप, उनकी माला, उनकी भक्ति अवश्य करिए, संभव तो अभिषेक करिए, पूजन करिए। और निश्चित तौर पर अगर एक जीवन में आपने रूटीन में, अपने जीवन में आपने इसको अपना लिया तो विश्वास मान के चलिएगा, कठिनाई कभी भी आपको अपना नहीं सकती। तो निश्चित तौर पर प्रभु की भक्ति आराधना हर व्यक्ति को प्रतिदिन करना ही चाहिए। हमारा कर्म या हमारे ग्रह कौन ज्यादा भारी पड़ता है? ऐसा मैं अगर पूछूं कि भाग्य बढ़ाएगी पुरुषार्थ, कोई कहेगा भाग्य, कोई कहेगा पुरुषार्थ, उसकी कहानी भी आती है लेकिन वो लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट में ये समझिएगा, भाग्य और पुरुषार्थ, कर्म और कुंडली, ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू है। चित तो कभी पट, कभी हेड तो कभी टेल, ये सुनिश्चित तौर पर है। इसलिए दोनों को एक साथ लेके चलना चाहिए। इसलिए कुंडली को भी दिखवाना चाहिए, ज्योतिषी से भी मिलना चाहिए, अपने कर्म भी करना चाहिए, दोनों को भक्ति भी करना चाहिए। इन सब का समायोजन कॉम्बो मिला के उसको करना चाहिए, उसका जीवन सुदृढ़ बहुत शानदार हो। महाराज जी, आपने आपका समय दिया, अनमोल समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ प्रेरणा मिली है जीवन में, एक दिशा मिली है। अगर इस पॉडकास्ट को पूरा देखेगा तो उनको यकीनन कुछ न कुछ तो उनके समस्याओं का कहीं ना कहीं से उनको भी अपना हल मिला ही होगा। और आप सब ने जो इस वीडियो को पूरा देखा हो शुरू से आखिरी तक, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और बेशक अच्छी ही लगेगी होगी, तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिएगा। ये बातें ऐसी बातें हैं जो हम सब के बीच में जानी चाहिए, क्योंकि ये वो ऐसी बातें नहीं है जो हम सिर्फ ऊपरी तौर पर किया जा रहा है। इनके पीछे एक साइंस है, उस साइंस को लेकर ये बातें हुई हैं, और अगर किसी से आप शेयर करेंगे तो हो सकता है उनका भी जीवन एक सही दिशा पर बढ़ेगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।